बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के विरासत के कवानीन। ग्रीगर मेंडल वॉज अ मॉन्क, अ प्रीस्ट। मेंडल एक पादरी था इन ऑस्ट्रिया के अंदर। He developed the fundamental principles of genetics. उसने जेनेटिक्स के बुनियादी कवानीन बनाए। मेंडल ने जेनेटिक्स के बुनियादी कवानीन बनाए। He developed fundamental principles of genetics. मेंडल proposed, मेंडल ने तजवीज़ किया या मेंडल ने बताया that there are special factors in organisms कि जानदारों में ख़ास किस्म के अवामिल होते हैं। स्पेशल फैक्टर्स, ख़ास किस्म के अवामिल, ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं which control the expression of traits, जो खसूसियात को कंट्रोल करती हैं, खसूसियात के इजहार को। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स का लफ्ज़ हम पहले भी पढ़ते आए हैं। ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है खसूसियात, खसूसियात। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, खसूसियात का इजहार। तो मेंडल ने कहा कि जानदारों के अंदर ख़ास किस्म के अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि जो खसूसियात को कंट्रोल करते हैं, खसूसियात के इजहार को कंट्रोल करते हैं। एंड देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशंस, और अगली नस्ल को उनकी मुंतकिल होने को भी कंट्रोल करते हैं। मेंडल ने कहा कि जानदारों के अंदर ख़ास किस्म के अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो खसूसियात को कंट्रोल करते हैं, जो खसूसियात के इजहार को कंट्रोल करते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात के मुंतकिल होने को कंट्रोल करते हैं। these factors were eventually termed genes. इन फैक्टर्स को बिल आखिर जीन्स का नाम दिया गया। इन फैक्टर्स को कि जो जानदारों के अंदर खसूसियात के इजहार को या खसूसियात के मुंतकिल होने को कंट्रोल करते हैं, इनको बिल आखिर इवेंचुअली, बिल आखिर इनको जीन्स का नाम दिया गया। मेंडल सिलेक्टेड। अब मेंडल के बारे में हमें इतना पता चल गया कि मेंडल ने विरासत के कवानीन बनाए, और ये ऑस्ट्रिया के अंदर एक पादरी था, एक मॉन्क यानी प्रीस्ट था। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं पादरी के लिए, मॉन्क और प्रीस्ट। तो उसने जेनेटिक्स के बुनियादी कवानीन दरियाफ्त किए और उसने कहा कि जानदारों के अंदर ख़ास किस्म के अवामिल होते हैं। There are special factors in the organism which controls the expression of traits. Expression of traits का मतलब होता है खसूसियात का इजहार। Expression of traits, खसूसियात का इजहार। So Mendel said that there are special factors which controls the expression of traits or transmission of traits from one generation to the next generation. एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात के मुंतकिल होने को ही ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और इन फैक्टर्स को मेंडल ने क्या नाम दिया? जीन्स का नाम दिया, जीन्स का नाम दिया। और फिर मेंडल ने अपने तजुर्बात किए
मेंडल के असल में हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस के कवानीन। तो इसके लिए ये कवानीन बनाने से पहले मेंडल ने बहुत सारे तजुर्बात किए। उनके लिए उसने एक पौधे का इंतखाब किया, एक जानदार का इंतखाब किया। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब किया। पाइजम सेटिवम, मटर के पौधे को हम इसका जो साइंसी नाम है, साइंसी नाम पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम, ये मटर के पौधे का साइंसी नाम है या बोटेनिकल नेम भी आप कह सकते हैं, पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम। तो मेंडल selected pea plant to carry out a large number of experiments. मेंडल ने इस पौधे का इंतखाब किया अपने बहुत सारे तजुर्बात के लिए। In his writings, अपनी तहरीरों में he gave reasons, उसने वजूहात बताई। मेंडल ने वजूहात बताई कि मैंने विरासत के कवानीन को पढ़ने के लिए जिस पौधे का इंतखाब किया है, ये क्यों किया है। He argued, उसने दलील दी। आर्गू का मतलब होता है दलील देना। He argued that an organism for genetic experiments, के विरासती तजुर्बात के लिए जानदार should have the following features, उसके अंदर दर्जैल खसूसियात होनी चाहिए। फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात। जो जानदार जिस पर हम विरासत के तजुर्बात करें, उसके अंदर दर्जैल खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, देयर शुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड, कि उस जानदार के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात होनी चाहिए, मुख्तलिफ खसूसियात की काफ़ी तादाद होनी चाहिए। ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, देयर शुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड, जिनको हम पढ़ सकें, उसमें काफ़ी सारी खसूसियात हों और मुख्तलिफ खसूसियात हों जिनको हम पढ़ सकें। ये पहली खसूसियत उस जानदार में होनी चाहिए जिसको हम अपने तजुर्बात के लिए चुनें। और दूसरी खसूसियत, द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये लफ्ज है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। उस जानदार के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, मुतजाद खसूसियात, मुतजाद खसूसियात। कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब है मुतजाद खसूसियात, मुतजाद खसूसियात, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। यानी ऐसा जानदार कि जिसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड को समझने के लिए अब मिसाल के तौर पर पौधे का कद है, प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट, ये एक खसूसियत है, ये एक ट्रेट है। अब इसकी दो मुतजाद खसूसियात हैं, दो मुतजाद शक्लें हैं, टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब मिसाल के तौर पर टाल प्लांट, टाल प्लांट, एक है शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट, या शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी कहते हैं, ड्वार्फ प्लांट। अब ये एक खसूसियत की दो मुतजाद शक्लें हैं। देयर आर टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, these are the contrasting traits, these are the contrasting traits। तो ऐसा पौधा हमारे पास होना चाहिए कि जिसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हों। मिसाल के तौर पर फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट, फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी ओनली टू वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स।
अब इसकी दो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हैं, दो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। आपको याद होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दो लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। मसलन टाल प्लांट है तो इसको जीन का ये जोड़ा कंट्रोल करता है, और अगर शॉर्ट प्लांट है तो उसको ये जोड़ा कंट्रोल करता है। अब ये जो जीन की ये शक्ल है जो हमने लेटर्स की शक्ल में हमने लिखा है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। और ये अब टाल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है। अब ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है। अब ये टाल प्लांट, इसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। ये शॉर्ट प्लांट है, इसको हम स्मॉल टी से जाहिर करते हैं। हर जीन, हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। अब ये खसूसियत है प्लांट हाइट, इसको जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करेगा। अब टाल प्लांट है, इसको ये जोड़ा कंट्रोल करेगा। शॉर्ट प्लांट है, इसको ये जोड़ा कंट्रोल करेगा। तो ये जो हमने कैपिटल टी या स्मॉल टी लिखा है, ये जीनोटाइप है। Special combination of genes in an individual is known as genotype, or expression of traits in an individual is known as its phenotype. अब ये टाल प्लांट, लंबे कद का पौधा हमें नजर आता है, एक खसूसियत का इजहार होता है हमारे सामने, तो खसूसियत के इजहार को हम फिनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है। तो हम पढ़ ये रहे हैं कि the organism should have contrasting traits, इसकी contrasting traits होनी चाहिए। और for the trait of height there should be only two very different phenotypes। हाइट के लिए ये दो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। नेक्स्ट जो खसूसियत है, तीसरी खसूसियत जो हमारे जानदार के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हम तजुर्बात कर रहे हैं, वो खसूसियत क्या है? The organism, if it is a plant, वो जानदार अगर पौधा है, should be self-fertilizing, उसको self-fertilizing होना चाहिए, but cross-fertilization should also be possible। self-fertilizing और cross-fertilizing क्या है? self-fertilizing या cross-fertilizing क्या है? अब मिसाल के तौर पर एक फूल है, फूल के स्ट्रक्चर को आप देख लें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए शॉर्टली, ये फ्लावर जिस डंडी पर लगता है इसको हम पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। और सबसे बाहर जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को हम सेपल्स कहते हैं, सेपल्स। और फूल के अंदर जो रंगदार पत्तियां होती हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये डंडी नुमा जो पत्तियां होती हैं, इनको हम स्टेमन्स कहते हैं, स्टेमन्स। और फूल के दरमियान में जो सबसे दरमियान में पत्तियां होती हैं, इनको हम कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स। तो ये फूल का स्ट्रक्चर, रफ साइड स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन
और क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझाने के लिए ये मैं आपको फूल का स्ट्रक्चर ये समझा रहा हूं कि फूल के नर हिस्से हैं, ये जो फूल के स्टेमन्स हैं, ये जो डंडी नुमा हिस्से हैं, ये फूल के नर हिस्से हैं, इनको हम स्टेमन्स कहते हैं। और ये जो दरमियान में ये हिस्सा है जिनको हम कार्पल्स कहते हैं, ये फूल का मादा हिस्सा है। अब ये जो स्टेमन्स हैं इनके ऊपर ये जो फूला हुआ हिस्सा है जिसको हम एंथर कहते हैं, एंथर, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने से होते हैं जिनको हम पोलन्स या पोलन ग्रेन्स कहते हैं, पोलन्स या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये नर गैमीट होते हैं। और ये जो पौधे के बिल्कुल दरमियान में पौधे का मादा हिस्सा है, इसके अंदर फीमेल गैमीट होते हैं। इनको हम पौधों के अंदर ओव्यूल भी कहते हैं और मादा गैमीट भी कहते हैं। तो ये नर गैमीट हैं जो एंथर्स के अंदर होते हैं, ये मादा गैमीट हैं कि जो ओवरी के अंदर होते हैं। अब एक ही फूल के, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जिन लोगों को ये पता नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, ये समझाने के लिए ये फूल का एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बताया है। जिस डंडी पर फूल लगता है इसको पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। और सबसे बाहर जो पत्तियां सब्ज रंग की होती हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। और फूल की जो रंगदार पत्तियां होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो फूल का घेरा होता है, जो धागा नुमा डंडियों पर मुश्तमिल होता है, इन डंडियों को हम स्टेमन्स कहते हैं। और इनके ऊपर ये फूला हुआ सिरा होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, एंथर। और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे पाउडर की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको हम पोलन्स या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये नर गैमीट कहलाते हैं। अब फूल के बिल्कुल सेंटर में दरमियान में ये कार्पल्स होती हैं, इन पत्तियों को कार्पल्स कहते हैं। और ये फूल का मादा हिस्सा है। इस मादा हिस्से के अंदर मादा गैमीट होता है, फूल के नर हिस्से के अंदर नर गैमीट होता है। ये नर गैमीट की निशानी है, ये मादा गैमीट की निशानी है। अब अगर इसी फूल के नर गैमीट यहां से गिरकर इस स्टिग्मा के ऊपर गिरे, ये जो कार्पल का ऊपर वाला सिरा है इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। यहां से पोलन ग्रेन इधर उधर गिरे और आकर इस मादा गैमीट से मिले तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। और अगर इस फूल के नर गैमीट इसी पौधे के दूसरे फूल के मादा गैमीट के साथ मिले तब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। अगर पौधा एक है, एक ही पौधे के दो फूल हैं, तब भी सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। लेकिन अगर एक पौधे के फूल से नर गैमीट हवा के जरिए या शहद की मक्खियों के जरिए दूसरे पौधे के फूल के मादा हिस्से के ऊपर जाकर उसके मादा गैमीट से मिले तो इसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो मेंडल कहता है कि हम अपने कवानीन के लिए जो तजुर्बात कर रहे हैं इसके लिए हमें ऐसा जानदार चाहिए कि जिसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती
होती हो, कुदरती तौर पर उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती हो, लेकिन मसनूई तौर पर हम उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकें। उसके एक पौधे के फूल के नर हिस्से को दूसरे पौधे के फूल के मादा हिस्से के साथ मिला सकें, ऐसा पौधा होना चाहिए। और मटर के पौधे के अंदर ये खसूसियत मौजूद है। और आखिरी जो खसूसियत जानदार के अंदर होनी चाहिए, the organism should have a short but fast lifestyle। जानदार का जो लाइफ साइकिल, जानदार का लाइफ साइकिल, उसका दौरे हयात, उसकी जिंदगी, वो एक तो शॉर्ट हो, मुख्तसर वक्त के अंदर पौधा अपनी जिंदगी मुकम्मल कर ले। वो एक तो शॉर्ट हो और दूसरा फास्ट हो, तेज हो, जल्दी के साथ वो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर सके। और हम जानते हैं कि मटर का पौधा पाइजम सेटिवम, ये इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट भी है और फास्ट भी है। तो मेंडल ने अपने कवानीन के लिए पहले जिस पौधे का इंतखाब किया, मटर के पौधे का, उसके अंदर ये चारों खसूसियात थी। कौन सी चारों खसूसियात? एक तो उसमें मुख्तलिफ खसूसियात थी जिनको हम स्टडी कर सकते थे, डिफरेंट ट्रेड्स थी। और दूसरा वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, मुतज़ाद खसूसियात थी। तीसरा ये कि वो उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम कर सकते थे। और चौथा उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट भी था और फास्ट भी था, मुख्तसर भी था और जल्दी से मुकम्मल होने वाला भी था। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। ये सारी खसूसियात मटर के पौधे के अंदर मौजूद थी। नॉर्मली अमूमन द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे के फूल अलाउ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन, क्रॉस पोलिनेशन भी की जा सकती है by transferring the pollen grains from the flower on one plant to the flower on another plant। जो चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि इसमें हम एक पौधे के फूल से पोलन दूसरे पौधे के फूल के मादा हिस्से पर हम मुंतकिल कर सकते हैं। Each trait studied in pea plant, मटर के पौधे के अंदर हर खसूसियत had two distinct forms, distinct नुमाया मुख्तलिफ। हर खसूसियत जो हमने मटर के पौधे में पढ़ी है उसकी दो मुख्तलिफ शक्लें थी। ये जिस तरह यहाँ मैंने आपको बताया, टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, हर ट्रेट की दो डिस्टिंक्ट फॉर्म थी। अब मसलन ये तो प्लांट हाइट है, अब फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर है। अब ये कलर येलो भी हो सकता है और ये कलर ग्रीन भी हो सकता है। अब ये मटर के पौधे के अंदर इस तरह की खसूसियात आगे आ रही हैं कि उन हर खसूसियत की टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, दो मुख्तलिफ शक्लें थी। अब ये फ्लावर कलर है तो येलो कलर का फ्लावर भी है उसमें और ग्रीन कलर का भी है। तो हर ट्रेट की दो मुख्तलिफ शक्लें। ईच ट्रेट स्टडीड इन पी प्लांट had two distinct forms, two distinct forms। हर ट्रेट की दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। प्लांट हाइट की दो डिस्टिंक्ट फॉर्म क्या है? टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। फ्लावर कलर की दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स क्या हैं? दो मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं? येलो कलर और ग्रीन कलर। तो
मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क, मेंडल अपने काम में कामयाब हो गया। नॉट ओनली, ना सिर्फ बिकॉज ही सिलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिजम्स, ना सिर्फ उसने दुरुस्त जानदार का इंतखाब किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजुर्बात के लिए, बट आल्सो बिकॉज he analyzed the results by using the principles of statistics। वो इसलिए भी कामयाब हुआ कि उसने अपने नताइज का तज्जिया शुमारियात के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए किया। स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के जरिए करते हैं, शुमारियात के जरिए करते हैं। तो मेंडल अपने कवानीन बनाने में इसलिए कामयाब हुआ कि उसने एक तो जो जानदार मुंतखब किया माइजम सेटिमन अपने तजुर्बात के लिए, वो दुरुस्त जानदार था। उसमें वो चारों खसूसियात मौजूद थी कि जो एक कामयाब जानदार के लिए होनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसे जो अपने तजुर्बात के रिजल्ट्स मिले उनका उसने स्टैट के जरिए, स्टैट के प्रिंसिपल्स उसूलों के जरिए उसने एनालिसिस किया, तज्जिया किया। तो ये तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो है, अब शुरू होता है मेंडल्स लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। तो Mendel studied the inheritance of seed shape first। अब मेंडल ने सबसे पहले जो मुताला किया वो सीड शेप का मुताला किया, सीड शेप का। अब हम मेंडल का पहला कानून पढ़ने लगे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ segregation, Mendel's law of segregation। segregation का मतलब होता है अलग-अलगी, segregation अलग-अलगी। तो मेंडल का अलग-अलगी का कानून, Mendel's law of segregation, मेंडल का अलग-अलगी का कानून। Mendel studied the inheritance of seed shape first। मेंडल ने सबसे पहले जिस खसूसियत का मुताला किया वो सीड शेप है, सीड शेप, सीड शेप, बीज की शक्ल, बीज की शक्ल, बीज की शक्ल, सीड शेप, बीज की शक्ल। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए ही क्रॉस्ड और रिप्रोड्यूस टू प्लांट्स, उसने दो पौधों का क्रॉस किया, दो पौधों का मिलाप किया। ये जो क्रॉस का लफ्ज है, क्रॉस का लफ्ज, ये अभी मैंने जिस तरह फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया था कि क्रॉस क्या है, ये एक जानदार के नर और मादा गैमीट को मिलाने का नाम है। जानदार पौधा भी हो सकता है और जानदार जानवर भी हो सकता है। तो जानदार के नर और मादा गैमीट को मिलाने का नाम क्रॉस है। तो ही क्रॉस्ड, मेंडल ने क्रॉस किया टू प्लांट्स, दो पौधों को, having one contrasting trait seed shape, एक contrasting trait, ऐसी खसूसियत जिसकी मुतजाद शक्लें थी, सीड शेप, इसका उसने मुताला किया। अब एक डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है, a cross in which only one trait is studied at a time is called as a monohybrid cross। monohybrid cross,
ये एक डेफिनेशन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है? ये वो क्रॉस है कि जो बैक वक्त जिसमें हम एक खसूसियत का मुताला करते हैं, ऐसी क्रॉस जिसमें हम एक वक्त में एक खसूसियत का मुताला करें, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऐसी क्रॉस के जिसमें एक वक्त में हम सिर्फ एक खसूसियत का मुताला करें, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिस तरह अभी हम ये सिर्फ एक खसूसियत का मुताला करने लगे, बीज की शक्ल, मटर के बीज की शक्ल, इसका हम मुताला करने लगे हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हम पढ़ने लगे हैं। तो मोनो हाइब्रिड इज ए क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट वन टाइम, in which only one trait is studied at a time। ऐसी क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही खसूसियत का मुताला किया जाए, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखें, अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने लगे हैं। मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट। अब यहां पर एक और बात आपको समझानी पड़ेगी। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग अब ये जो बीज की शक्ल है, ये ट्रू ब्रीडिंग में आपको साथ ही समझा दूंगा पहले इसकी, ताकि दोनों चीजें हम साथ साथ पढ़ते जाएं। बीज की शक्ल जो है ये राउंड भी होती है, राउंड गोल बीज होते हैं, गोल भी होते हैं, और रिंकल्ड चीरीदार भी होते हैं, बीज की शक्ल गोल भी हो सकती है और चीरीदार भी हो सकती है। The shape of the seed may be round and it may be wrinkled in the plant। अब ये जो गोल शक्ल है, ये याद रखना है, ये डोमिनेंट है, और रिंकल्ड या छिद्रदार रिसेसिव है। ये भी हम पहले पढ़ाए हैं कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है। डोमिनेंट ट्रेट गालिब खसूसियत को कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट मगलूब खसूसियत को कहते हैं। और गालिब खसूसियत का एक जीन भी अगर मौजूद हो तो वो जाहिर हो जाती है, जबकि मगलूब खसूसियत के दोनों जीन मौजूद होंगे तो ये जाहिर होगा। डोमिनेंट को कैपिटल से जाहिर करते हैं, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। मसलन अभी राउंड जो बीज है, गोल बीज है, इनको हम कैपिटल आर जीन से जाहिर करेंगे। और ये हमने आर कहां से लिया? ये राउंड का पहला लेटर, अब इसको गोल बीज की शक्ल को जो जीन का जोड़ा कंट्रोल करता है वो है कैपिटल आर। आपको याद होगा कि मैंने आपको समझाया था कि हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। अब गोल बीज एक खसूसियत है, इसको कंट्रोल करेगा ये जोड़ा, और जीन को हम जो जाहिर करते हैं वो जो डोमिनेंट ट्रेट होती है, डोमिनेंट खसूसियत होती है, इंग्लिश में वो जो हम ये लफ्ज लिखते हैं उसको, इसका जो पहला लेटर है इस पे दोनों कैपिटल ये राउंड खसूसियत के जीन्स को गालिब खसूसियत के
को जाहिर करने के लिए हम ये लेटर इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर येलो एक ट्रेट है, येलो कलर है, इसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल वाई से। ये डोमिनेंट खसूसियत है, इसका ये कैपिटल वाई है, इससे इसको हम जाहिर करेंगे। तो इस तरह गोल बीज को हमने कैपिटल आर से जाहिर किया। अब बीज की जो शक्लें दो तरह की होती हैं, गोल भी होते हैं, छिरीदार भी होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह गोल भी होते हैं और ये इस तरह छिरीदार भी होते हैं। अब छिरीदार शक्ल को जाहिर करने के लिए हम स्मॉल आर के लेटर इस्तेमाल करेंगे। अब यहां ये देख लें कि ये कैपिटल आर हमने यहां से लिया, लेकिन यहां से डब्ल्यू हमने नहीं लिया, इसलिए ये डोमिनेंट ट्रेट है। यही जो डोमिनेंट ट्रेट के लिए जो लेटर हमने इस्तेमाल किए हैं, इसकी रिसेसिव ट्रेट के लिए, मगलूब खसूसियत के लिए हम इसी के स्मॉल लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल आर। अब जरा बुक की तरफ आए। ये समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, मेंडल क्रॉस ए ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग। अब याद रखें कि ट्रू ब्रीडिंग का उर्दू में तर्जमा करते हैं सही और नस्ल, ट्रू ब्रीडिंग। ये लफ्ज है ट्रू ब्रीडिंग, उर्दू में आप तर्जमा करते हैं सही और नस्ल, ट्रू ब्रीडिंग, सही खालिस नस्ल, ट्रू ब्रीडिंग। और ट्रू ब्रीडिंग को हम ये भी याद रखें, ट्रू ब्रीडिंग को हम हमेशा एक जैसे उसमें जीन्स होते हैं, या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। ट्रू ब्रीडिंग के लिए या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। तो मेंडल क्रॉस ए ट्रू ब्रीडिंग राउंड, आप देख लें ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, कैपिटल आर विद ए ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट। ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड है, इसमें भी दोनों स्मॉल एक जैसे। ट्रू ब्रीडिंग का लफ्ज जब भी आएगा तो आप समझ लें कि उसमें दोनों जीन्स एक जैसे होंगे, या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। वो ट्रू ब्रीडिंग या उसको आप होमोजाइगस भी कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग के लिए दूसरा लफ्ज होमोजाइगस का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है ट्रू ब्रीडिंग के लिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं। Monohybrid cross is a cross in which only one trait is studied at one time. ऐसी क्रॉस जिसमें हम एक वक्त में एक ट्रेट का मुताला करें, एक खसूसियत का मुताला करें, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अब कौन सी खसूसियत का मुताला कर रहे हैं? बीज की शक्ल का, सीड शेप का। बीज की शक्ल गोल भी होती है, छिरीदार भी होती है। The shape of the seed in the pea plant, it may be round and it may be wrinkled. The round trait is dominant trait. The wrinkled shape is recessive trait. ये गालिब खसूसियत है, ये मगलूब खसूसियत है।
गालिब खसूसियत को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं और इसका जो इंग्लिश का पहला लेटर होता है इसी से हम जीन के जोड़े बना लेते हैं। तो ये गालिब खसूसियत गोल बीज की जो शक्ल है इसको जाहिर करने के लिए हमने ये जोड़ा बीज का जीन्स का इस्तेमाल किया, कैपिटल आर, इसलिए कि हम जानते हैं कि बीज की हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। तो गोल शक्ल को कैपिटल आर कंट्रोल करेगा। अब झिल्लीदार बीज की शक्ल को स्मॉल आर कंट्रोल करेगा। ये रिसेसिव खसूसियत है, इसको स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। डोमिनेंट खसूसियत को कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। और जो रिसेसिव खसूसियत होती है उसके लेटर्स डोमिनेंट लेटर्स को ही स्मॉल करके हम जाहिर करेंगे। तो अब हमारे पास ये एक पौधा है जिसके गोल बीज हैं, ये दूसरा पौधा है जिसके झिल्लीदार बीज हैं। अब इनको हमने क्रॉस करना है, मानो हाइब्रिड क्रॉस हमने बनानी है, मानो हाइब्रिड क्रॉस। अब जब भी हम क्रॉस करते हैं तो उसमें एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। तो अब ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल की निशानी है, ये फीमेल की निशानी है। अब ये पेरेंट्स जिनको अब वो पौधे कि जिनको हम क्रॉस करने लगे हैं, जिनके नर और मादा गैमेट को हम मिलाने लगे हैं, ये पेरेंट बन जाएंगे, वालिदैन बन जाएंगे P1। इनको हम P1 कहेंगे, फर्स्ट पेरेंट P1, ये भी P1, ये दोनों जो है ये P1। ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। इसमें ये भी मेल हो सकता है, इसमें ये भी, दोनों में से कोई भी मेल और फीमेल हो सकता है। अब हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस, ऐसी क्रॉस कि जिसमें एक वक्त में हम एक ही खसूसियत का मुताला करें, उसे हम मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये अब मानो हाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं कि जिसमें ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड पी प्लांट है। ट्रू ब्रीडिंग इसलिए कि इसमें दोनों कैपिटल आर हैं। मेंडल क्रॉस्ड a true breeding round seeded male plant with a true breeding wrinkled seeded female plant। अब अगर बुक से आप पढ़ें सेंटेंस तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मेंडल क्रॉस्ड a true breeding round seeded plant, true breeding round seeded plant। ट्रू ब्रीडिंग मैंने कहा था कि दोनों एक जैसे लेटर होंगे, या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। तो ट्रू ब्रीडिंग राउंड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट, रिंकल्ड सीडेड प्लांट। तो अब इस क्रॉस को हम आगे लेकर चलते हैं। अब ये मेल प्लांट है हमारे पास, कैपिटल आर, ये मेल प्लांट है। अब ये दूसरा स्मॉल आर, ये फीमेल प्लांट है। ये P1 है, P1 ये पेरेंट्स है ना। मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड मेल प्लांट को एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड फीमेल प्लांट के साथ क्रॉस किया। अब हम इनको क्रॉस करने लगे हैं तो ये पेरेंट्स बन गए। पहले
वालिदैन B1 और इनको हम क्रॉस करने लगे हैं। ये दरमियान में क्रॉस का निशान हमने लगा दिया। इनके नर और मादा गैमीट्स को हम मिलाने लगे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है कि हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है और जीन हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लेकिन अब जब इनके नर और मादा गैमीट बनेंगे तो अब गैमीट्स, अब हम इनके गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स मिलाप में क्या होता है, क्रॉस में नर और मादा गैमीट मिलते हैं, नर और मादा गैमीट। अब इसके और जब गैमीट बनते हैं तो ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दोनों, ये एक कैपिटल आर अलग हो जाएगा, ये दूसरा कैपिटल आर अलग हो जाएगा। ये एक गैमीट बन गया, ये दूसरा गैमीट बन गया। अब ये भी जीन जोड़े की शक्ल में है। इसके भी जब गैमीट बनेंगे तो ये स्मॉल आर एक अलग हो गया, दूसरा स्मॉल आर अलग हो गया। तो अब याद रखें, ये मेंडल्स के कवानीन हम पढ़ रहे हैं, ये आगे आपको काम आएंगे कि जीन्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, क्रोमोसोम्स भी हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जीन्स भी हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इसलिए कि जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर। आपको याद होगा कि जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम भी जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जीन भी जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो ये गैमीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये गैमीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जीन हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो ये जोड़े अलग हो जाते हैं और हर गैमीट में एक जीन हो जाता है। हर गैमीट में एक जीन होता है, हर गैमीट में एक जीन होता है। अब ये चूंकि दोनों जीन एक जैसे, दोनों कैपिटल आर हैं, तो लिहाजा हम इसको सिर्फ एक आर से भी जाहिर करते हैं कि इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो सिर्फ कैपिटल होंगे दो, लेकिन कैपिटल आर होंगे, सारे कैपिटल आर होंगे। इसके जितने भी गैमीट बनेंगे वो सारे स्मॉल आर होंगे। तो ये गैमीट्स है। अब ये याद रखना है, क्रॉसेस के अंदर जब जीन्स एक जैसे हों तो सिंगल गैमीट से आप इसको जाहिर करते हैं, कैपिटल आर। ये मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग कर दिया, आपकी बुक में सिर्फ सिंगल आर लिखा हुआ। अब इधर भी ये सिंगल आर, इससे आप गैमीट को जाहिर करेंगे। अब ये मेल पेरेंट है, इसने मेल गैमीट बनाया। ये फीमेल पेरेंट है, इसने फीमेल गैमीट बनाया। अब जाइगोट में क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नर और मादा गैमीट का मिल जाना। नर गैमीट और मादा गैमीट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि नर गैमीट और मादा गैमीट ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ये फर्टिलाइजेशन है, ये क्रॉस है, नर और मादा गैमीट मिल जाते हैं। अब यहां पर ये नर गैमीट है, ये मादा गैमीट है, ये दोनों मिल जाएंगे और
कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये फिर जोड़ा बन जाएगा। ये फिर यहां पर आप देखिए पेरेंट्स के अंदर गैमीट्स या जीन्स जोड़ों की शक्ल में थे, गैमीट्स के अंदर ये अलग हो गए, गैमीट्स के अंदर अलग हो गए और फिर जाइगोट के अंदर ये दोबारा मिल गए, फिर जोड़े बन गए। तो अब ये जाइगोट बन गया, ये इन दोनों के मिलाप से इस जाइगोट से नया बीज बन जाएगा और बीज से नया पौधा बन जाएगा। तो ये पेरेंट्स थे, अब ये इनकी नस्ल है F1, ये इनकी पहली नस्ल है F1, पहली औलाद है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 से क्या बनता है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये P1 है, ये पेरेंट्स हैं, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। ये इनके गैमीट्स हैं जिसमें ये पहले जीन जोड़ों की शक्ल में थे, गैमीट्स में एक दूसरे से अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, ये भी जोड़ा था, अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन में ये गैमीट मिलेंगे तो जाइगोट में फिर जोड़े बहाल हो जाएंगे और ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पौधा है, ये जो जानदार है, ये जो F1 का पौधा है, अब ये इसकी शक्ल क्या, इसके बीजों की शक्ल कैसी होगी, इसके बीज की शक्ल कैसी होगी? अब जरा राउंड और रिंकल्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट पर आ जाएं कि मैंने आपको पिछले लेसन्स में डोमिनेंट और रिसेसिव का बताया था कि डोमिनेंट ट्रेट वो होती है कि जिसका एक जीन भी अगर जोड़े में मौजूद हो तो वो अपनी खसूसियत को जाहिर करेगी। अब ये जो कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट ट्रेट गोल शक्ल को कंट्रोल करता है कैपिटल आर, और स्मॉल आर किसको कंट्रोल करता है? झिरीदार शक्ल को। अब इस जोड़े में गालिब खसूसियत डोमिनेंट ट्रेट राउंड सीट, उसका एक कैपिटल आर मौजूद है, लिहाजा ये चूंकि डोमिनेंट है, ये गालिब खसूसियत है, इसका ये जीन अपनी खसूसियत को यानी गोल शक्ल को जाहिर करेगा और इसके साथ जो रिसेसिव खसूसियत का एक जीन मौजूद है इसको जाहिर नहीं होने देगा। इसीलिए इसको मगलूब खसूसियत कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं कि इसका जीन अपने आप को अकेला जाहिर नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये जो पौधे हैं इनके सारे बीज राउंड होंगे, राउंड होंगे, गोल होंगे, गोल शक्ल के होंगे। F1 के अंदर जितने भी पौधे होंगे पहली नस्ल में वो सारे राउंड होंगे, वो सारे गोल शक्ल के होंगे। तो ये हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस की है, ऐसी क्रॉस कि जिसमें एक वक्त में एक खसूसियत का मुताला किया जाए उसको हम मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। A trait in which one trait is studied at one time is known as monohybrid cross. Mendel crossed a true breeding round-seeded male plant with a true breeding wrinkled-seeded female plant in his cross, and these are the pairs of genes
showing the male parent and the female parent, and these are the parents, these are the gametes. In gametes, the genes separate from each other, the genes segregate from each other. These are the gametes, and these are the single ladder, single allele, single gene, and when they will unite or they fuse with each other in fertilization, they will form zygote. Capital R or small r. Capital R or small r will combine with each other in fertilization, and again gene pair will be recovered. Gene का जोड़ा बहाल हो जाएगा, and this individual will be round seeded plant. अब इससे जो ये पौधा जो बीज बनाएगा वो गोल शक्ल के होंगे। ये F1 है, F1 में ये कैपिटल R और स्मॉल r हमें मिला है। ये भी गोल बीज के पौधे हैं। अब यहां पर ये जरा फर्क देख लें कि ये गोल बीज के पौधे हैं, ये भी गोल बीज के पौधे हैं। अब इसमें कैपिटल R है, इसमें कैपिटल R स्मॉल r है। ये जीनोटाइप भी गोल बीजों की है, ये जीनोटाइप भी गोल बीजों की है। इसकी फिनोटाइप गोल बीज, इसकी फिनोटाइप गोल बीज, लेकिन शक्ल इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे? दिस इज ट्रू ब्रीडिंग and this is hybrid, this is hybrid, this is homozygous, this is heterozygous। ये फर्क समझ लें, homozygous, heterozygous, these two are true breeding, these both parents are homozygous, are true breeding, this is heterozygous or hybrid, heterozygous or hybrid, and this is monohybrid, this is monohybrid because we studied only one trait in this cross, so this is monohybrid cross, this is monohybrid cross, a cross in which one trait is studied at one time is known as monohybrid cross। तो ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन भी कर लिया और इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ ली, और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ लिया, लेकिन उसका एक पोर्शन थोड़ा सा और रहता है, इसको आप समझ लें। अब मेंडल ने क्या किया कि ये जो F1 है इसको उसने सेल्फ क्रॉस किया, F1 को सेल्फ क्रॉस किया, F1 into F1, अब ये P1 gametes F1, इस तरतीब को भी समझ लें कि जेनेटिक्स के अंदर जब हम क्रॉस करते हैं तो उसमें अब ये पेरेंट्स हैं, जहां से हम क्रॉस शुरू करते हैं वो P1, वो पेरेंट्स P1 कहलाते हैं। एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, और हर खसूसियत को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है, लिहाजा जीन्स को हम जोड़ों की शक्ल में लिखते हैं। अगर पेरेंट ट्रू ब्रीडिंग होगा, दोनों या तो कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे, और अगर पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा या हाइब्रिड होगा तो फिर एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। तो ये P1 पेरेंट्स हैं, ये इनके गैमीट्स हैं, और ये इनकी अगली नस्ल है F1 है। अब इस नस्ल से हम अब इनको क्रॉस करके अगली नस्ल हासिल करने लगे हैं। F1 को
F1 से क्रॉस करने लगे। F1 हमारे पास क्या है? कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R स्मॉल r को कैपिटल R स्मॉल r से क्रॉस करेंगे। अब ये पेरेंट्स बन गए। अब ये P1 थे, अब ये P2 हो गए। अब ये P2 हो गए, P2। अब ये पेरेंट्स कैसे हैं? ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। यहां तो हमने कहा था कि मेंडल क्रॉस्ड a true breeding round seeded plant with a true breeding wrinkled plant। अब ये ट्रू ब्रीडिंग थे क्योंकि दोनों एक जैसे लेटर्स थे। अब ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नहीं है, ये हाइब्रिड हैं, ये हेटेरोजाइगस हैं। अब इनके हम ये पेरेंट्स हैं, अब इनके हम गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि गैमीट्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आप देखिए गैमीट्स जोड़ों की शक्ल में हैं, अब ये एक दूसरे से अलग होंगे। अब ये अलग गैमीट बनाएगा, ये दूसरा इससे अलग हो जाएगा स्मॉल r। अब ये फीमेल, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। हमेशा याद रखें क्रॉस में एक मेल पेरेंट हुआ करता है और एक फीमेल पेरेंट हुआ करता है। तो ये मेल पेरेंट के गैमीट बन गए। अब फीमेल गैमीट के पेरेंट ये कैपिटल R अलग हो जाएगा, ये स्मॉल r अलग हो जाएगा। अब ये मेल पेरेंट के ये गैमीट हो गए, फीमेल पेरेंट के ये गैमीट हो गए। अब इनके आपस में अभी हम इनके जाइगोट बनाएंगे, इनके जाइगोट बनाएंगे और अगली नस्ल F2 बनेगी। वो F1 थी, अब F2 बनेगी, अगली नस्ल बनेगी। लेकिन अब इन्होंने कैसे मिलना है आपस में? यहां तो एक जैसे गैमीट थे, यहां पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के गैमीट्स हैं। तो अब मेल इनके जाइगोट बनाने के लिए अब हम एक बोर्ड सा बनाते हैं। अब ये मेल पेरेंट है कैपिटल R और ये स्मॉल r। अब ये कैपिटल R और स्मॉल r हम इधर लिख देते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। ये मेल पेरेंट के गैमीट हैं, ये दो फीमेल पेरेंट के गैमीट हैं। अब इन दो के दरमियान लाइन लगा दें, इन दो के दरमियान लाइन लगा दें और ये मुरब्बा बंद कर दें, इसको बंद कर दें। अब इनके जाइगोट बनाएं। जाइगोट में आपको पता है कि मेल और फीमेल पेरेंट मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। अब ये ऊपर मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। इस मुरब्बे में आ रहे हैं, हर मुरब्बे के अंदर हर खाने में आपने एक ऊपर से नर गैमीट लेना है, बाईं तरफ से मादा गैमीट लेकर दोनों को मिलाना है। ऊपर और बाएं देखना है, ऊपर और बाएं देखना है। इसके ऊपर कैपिटल R है, इसके बाईं तरफ कैपिटल R है, तो कैपिटल R दोनों मिल जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल R। अब इस खाने में आ रहे हैं, इसके ऊपर स्मॉल r है, बाईं तरफ क्या है कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्मॉल r। अब इधर नीचे आ रहे हैं, इसमें इसके ऊपर क्या है कैपिटल R, बाएं क्या है स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। इसके भी ऊपर क्या है स्मॉल r और बाईं तरफ क्या है स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। अब ये F2 नस्ल है, F2 नस्ल की जीनोटाइप हमारे पास आ गई, F2 नस्ल की जीनोटाइप हमारे पास आ गई। और ये जीनोटाइप
इसकी अभी हम फिनोटाइप बनाएंगे। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप का आपको फर्क समझ आता जा रहा होगा कि ये जो जीन्स की शक्ल में हम यू लिखते हैं ये जीनोटाइप होती है, और इस खसूसियत का जो इजहार है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। अब ये पौधा कैसे होगा, कैपिटल आर, अगर आप इधर देखें ये कैपिटल आर, इस पौधे के बीज कैसे हैं, गोल हैं, तो ये गोल हो गया, राउंड हो गया ना। अब ये जीनोटाइप है, इसकी फिनोटाइप क्या है, यानी गोल है या झिल्लीदार है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर आप इधर पीछे चले आए तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसा है, गोल है, तो ये भी कैसा होगा, गोल या राउंड। ये और ये दोनों एक कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दोनों कैसे हैं, गोल है, राउंड है। अब ये स्मॉल आर ये इस जीनोटाइप की फिनोटाइप क्या होगी, तो इधर पीछे आ रहे हैं, ये स्मॉल आर कैसी इसकी फिनोटाइप है, रिंकल्ड, चीरीदार रिंकल्ड। तो अब इसमें राउंड कितने हो गए, राउंड ये टोटल 4 है ना, तो राउंड कितने हैं, 1 2 3 है, 3। अब ये रिंकल्ड या झिल्लीदार, ये कितने हैं, 4 में से 1 है, 1, तो ये रेशियो क्या आ गई, 3:1, 3 और 1 की रेशियो ये आ गई। 3 जो है ये डोमिनेंट ट्रेट और 1 रिसेसिव ट्रेट। अब ये F2 नस्ल हमारे पास आ गई, F2 नस्ल, इसमें 3 जो है ये डोमिनेंट ट्रेट ने ये अपना एक्सप्रेशन क्या है, जाहिर हुई है, और एक जानदार के अंदर रिसेसिव ट्रेट जाहिर हुई है। तो ये उसूल अब हमने बना लिया, ये एक लॉ बना लिया, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि अगर ये जीन्स इकट्ठे रहते, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं जहां से हमने शुरू किया था P1 से, इनमें कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों इकट्ठे थे, स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों इकट्ठे हैं, तो जीन्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, बट व्हेन दे फॉर्म गैमीट्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब यहां पर भी ये P2 के अंदर पेरेंट्स के अंदर जब गैमीट बने हैं, यहां पेरेंट्स भी जोड़ों की शक्ल में थे, लेकिन जब गैमीट बनाए हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो गए, और ये अगर अलग ना होते, इसी शक्ल में होते जिस तरह पेरेंट्स में थे, कैपिटल आर के साथ था, स्मॉल आर के साथ था, तो फिर आगे जितनी भी नस्लें चलती उनमें राउंड और रिंकल्ड ये दोनों इसी शक्ल में होते। अब उसमें ये अलग-अलग एक दूसरे से ना होते। अब इसमें हमने देख लिया कि अगली नस्लों में जाके डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट 3 और 1 की निस्बत से जाहिर होते हैं। F2 के अंदर ये निस्बत 3 और 1 की होती है, 3 डोमिनेंट ट्रेट और 1 रिसेसिव ट्रेट, 3 गालिब खसूसियत और 1 मगलूब खसूसियत। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जानदारों के अंदर हर खसूसियत को
जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है, या जानदारों में खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए जीन्स के जोड़े होते हैं, लेकिन गैमीट बनते वक्त वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और फिर जब ज़ाइगोट बनाते हैं तो फिर जोड़कर जोड़ा बहाल कर देते हैं, फिर जोड़े बन जाते हैं। इसी को हम मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इंशाअल्लाह हम अगली दफा हम दूसरा लॉ, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे।